Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing fine. Hopefully, you have gone through the previous lecture and you have understood it well as well. If you have any queries, you can still ask me. Today, we will be doing second part of invention process. हमने राइटिंग प्रोसेस में इन्वेंशन हम कर रहे थे उसमें फर्स्ट जो टॉपिक था पॉइंट था that was generating ideas in various forms such as mind maps, tables, lists, charts, etc. And today we will be doing the second part of this writing process invention, that is identifying audience, purpose, and message. You're going to learn through this topic that how do you identify four common academic purposes, how do you identify tone, audience tone and content, and how do you apply purpose, audience tone and content to specific assignment. ठीक है, बेसिकली ये राइटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो हम पढ़ रहे हैं इसमें राइटिंग प्रोसेस में जो स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व हैं इसमें वेरी फर्स्ट इज़ इन्वेंशन. ठीक है, इन्वेंशन के बाद इन्वेंशन में हमने उसका फर्स्ट जो है वो हमने कवर कर लिया है. Now we are moving towards the second part. So for example, I will start with an example, quoting an example to you people. If you are reading a very long text, कोई बहुत बड़ा जो है एक पैराग्राफ कह ले फॉर इंस्टेंस है which is very extensive, और एक आइडिया जो है दैट इज़ नॉट क्लियर इन द टेक्स्ट, और उस आइडिया में एक आइडिया दूसरे आइडिया को जो है इस तरह से ब्लर कर रहा है, या फिर आप जो है कोई एक थ्रिलिंग नावल पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको बहुत लंबा सा कोई एक आ गया है पीस ऑफ टेक्स्ट, बहुत लंबे पेजेस पे एक ही पैराग्राफ आ गया है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज द इंटरेस्ट इन इट वेरी क्विकली. ठीक है, क्या होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर रीडर. जब आप कुछ लिख रहे होते हैं यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसको पढ़ने वाला कौन है. ठीक है, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आप जो भी पॉइंट लिख रहे हैं, जो भी आप राइटिंग प्रोसेस में लिख रहे हैं, तो आपने देखना है कि यू हैव टू फोकस कि हु इज़ गोइंग टू रीड दिस. देखिए, इफ़ यू आर राइटिंग इन एन एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में जो है आप देखेंगे कि माई एग्जामिनर इज़ गोइंग टू रीड इट, मेरे एग्जामिनर ने इसको पढ़ना है, तो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें लिखेंगे. उसके सारे पॉइंट्स जो हैं आपके क्वेश्चन के जो आप आंसर कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू राइट इट, ताकि आपको पता हो कि आप हर चीज़ जो है पॉइंट वाइज लिखते जा रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड है. ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज़ लिख रहे हैं इस तरह की, कोई आप एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे कि उसको पढ़ना उन बच्चों ने है. ठीक है, तो उन पैराग्राफ्स को आप जो है क्या होता है कि उनके आइडियाज़ को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आप बनाएंगे बच्चों के लिए. हर आइडिया जो है पैराग्राफ किसी एक आइडिया को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस आइडिया को दूसरे उससे लिंक कर रहा होगा. ठीक है, उन पैराग्राफ को फिर आप इकट्ठा करके लिखेंगे. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस. द थिंग इज़ कि आपने देखना है कि हु इज़ योर ऑडियंस, आपके रिटन पीस ऑफ टेक्स्ट को पढ़ने वाला कौन है, उसको जो है उनको समझ भी आएगी या नहीं जो आप लिखेंगे. ठीक है, हर पैराग्राफ के बेसिकली बेटा 3 कंटेंट्स होते हैं: पर्पस, टोन, ऑडियंस. पर्पस इज कि व्हाई आर यू कंपोजिंग दिस पैराग्राफ. पैराग्राफ का पर्पस क्या है कि आप उसको क्यों लिख रहे हैं इस पैराग्राफ को. देन इज टोन, ये होता है द एटीट्यूड द राइटर कन्वेज अबाउट द पैराग्राफ सब्जेक्ट, कि जो टोन है उससे पता चलता है कि राइटर क्या कन्वे करना चाह रहा है, किस टोन में बात कर रहा है, किस एटीट्यूड में बात कर रहा है उस पैराग्राफ के ऊपर या उस पैराग्राफ में जो बात की जा रही है उस पर. देन कम्स द ऑडियंस, द इंडिविजुअल और ग्रुप whom the writer intends to address. ठीक
है कि ग्रुप ऑडियंस है या इंडिविजुअल ऑडियंस है, कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ना है या फिर किसी एक ने पढ़ना है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री थिंग्स, एलिमेंट्स, जो कि किसी भी रिटन पीस में, हम फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है ये इम्पॉर्टेंट होती हैं कि इसमें जो है उसको देखने वाला कौन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट paragraph, and what is the tone of that particular piece of writing. Okay, then comes what you have to identify. You have to identify common academic purposes. ठीक है, ये common academic purposes क्या हैं? This is basically the reason you write a particular document, कि आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। The purpose of piece of writing answers the question why. For example, why are you writing something? कोई राइटर जो है वो कोई प्ले क्यों लिखता है, ठीक है। आप जो है किसी को, आप फॉर इंस्टेंस इफ कोई बेबी सीटर है घर पे, यानी कि कहीं बाहर जा रहे हैं पेरेंट्स और किसी को छोड़ के गए हैं अपने बेबी के पास, तो उसको इंस्ट्रक्शंस लिख के दे के जाएंगे कि इस बच्चे को खाना किस टाइम पे खिलाना है, इसको जो है प्ले टाइम इसका कौन सा है, इसको कौन सी चीज़ खुश करती है, तो वो क्यों लिखते हैं आप, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीज़न व्हाई आर यू राइटिंग दीज थिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यू हैव कहा जाता है कि यू हैव टू कन्वे समथिंग, ठीक है। बेसिकली आपने क्या कन्वे करना है, आपने वो बताना है कि क्यों आप उसको जो है कर रहे हैं। दे आर द रीज़न टू फिलफिल मोन पर्पजेस, क्या है कि आप क्यों उस पर्पज़ को फिल करने के लिए क्या है, एकेडमिक सेटिंग्स में जब एकेडमिक आप राइटिंग करते हैं कोई चीज़, द रीज़न टू राइटिंग फॉर राइटिंग फुलफिल फोर में, चार पर्पज़ हैं जिससे जो है क्या है आप राइटिंग अपना जो है प्रोसेस वो करते हैं। कौन से हैं? टू समराइज, टू एनालाइज, टू सिंथेसाइज एंड टू एवेलुएट। जब आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ एकेडमिक्स में आर्टिकल या रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हैं, तो बेसिकली चार पर्पज़ होते हैं जिसकी वजह से आप वो लिख रहे होते हैं। या तो आप किसी चीज़ को समराइज़ कर रहे होते हैं, या फिर उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर उसका सिंथेसिस कर रहे होते हैं, या फिर एवेलुएशन कर रहे होते हैं। We'll come towards these purposes one by one, कि समरी एक पैराग्राफ की जो है क्यों की जाती है या कैसे की जाती है, ठीक है। जो ये पर्पस है समरी का, समरी क्या, व्हाट इज समरी? समरी इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल आप जो है यू आस्क योर फ्रेंड कि व्हाई आर यू सॉ द मूवी, ठीक है, व्हाट वाज इन द मूवी, ठीक है। या फिर कोई नॉवल पढ़ा है आपके किसी फ्रेंड ने, आप उससे पूछेंगे कि क्या था उस नॉवल में, ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस में। वो मेन आइडियाज़ जो है आपको फ़ौरन बताता जाएगा आपका फ्रेंड, के उस मूवी में या उस नॉवल में मेन हाइलाइट्स जो होंगी वो बताएगा, अपने ही वोकैबुलरी यूज़ करेगा, अपने ही मैनर में बताएगा, ठीक है। सेम इज़ द समरी ऑफ द पैराग्राफ और ऑफ समथिंग written piece of text that condenses a long piece of writing into a smaller paragraph, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि एक बड़े पीस को एक छोटे पीस, यानी कि 2 पेजेस को 1 पैराग्राफ पे फॉर इंस्टेंस करना है, दैट इज समराइजिंग। उसमें वाइटल इंफॉर्मेशन जो है मिस नहीं की जाती है, उसमें मेन इंफॉर्मेशन ज़रूर दी जाती है, ठीक है। तमाम की पॉइंट्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं, अपने अल्फाज में जो है राइटर जो है उसको समराइज़ करता है चीज़ों को, और उसमें जो है इट इज़ वेरी सक्सेंट एंड टू द पॉइंट। समरी इज़ ऑलवेज टू द पॉइंट, मेन जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। देन इज एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? इन विच यू सेपरेट द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, एंड स्टडी हाउ ईच पार्ट इज रिलेटेड टू वन एंड अदर। एनालिसिस में क्या होता है कि एक पार्ट को एक आपको दे दिया गया रिटन पीस ऑफ टेक्स्ट, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप चेंज कर डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद जो है हर पार्ट को आप सेपरेटली पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये पार्ट क्या कन्वे कर रहा है और दूसरे पार्ट से किस तरह से ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमें कहा जाए सॉल्ट दिया जाए, टेबल सॉल्ट, जो हमारा सॉल्ट यूज़ होता है घर में, उसका क्या है, उसमें दो पार्ट्स हैं उसके, सोडियम और क्लोराइड है। अब आप जो है सोडियम को अलग पढ़ेंगे, क्लोराइड को अलग पढ़ेंगे, और फिर आप बताएंगे कि किस तरह से लिंक होकर एक दूसरे से एक टेबल सॉल्ट की फॉर्म जो है वो एक्वायर करते हैं, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग में भी इसी तरह से होता है कि कोई भी आपको बुक, आर्टिकल या फिर ऐसे दे दिया जाता है। अब आपने उसको जो है उसके इंडिविजुअल पॉइंट्स उसमें रेज करने हैं, जब एनालिसिस करते हैं आप,
कि उसमें क्या बात हो रही है, और फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉइंट्स एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। कोई बुक दी गई है तो आप उसका एनालिसिस जब लिखते हैं जब, तो उसको जो है आप एनालाइज करते हैं, तो डिफरेंट जो पॉइंट्स उसमें रेज किए जा रहे हैं आप वो बताते हैं, फिर हाउ डू दीज पॉइंट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर आप वो बताएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द पैराग्राफ या एनालिसिस ऑफ सम एकेडमिक टेक्स्ट। देन इज सिंथेसाइजिंग, synthesis of the text. Synthesis is combining two or more items to create an entirely new item. Synthesis क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा आइटम्स को कंबाइन, जैसे एनालिसिस में सेपरेट करके पढ़ा जाता है चीज़ों को, सिंथेसिस में इनको कंबाइन करके जो है पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल कि एक जो है म्यूजिशियन है, ठीक है, वो क्या है, वो कीबोर्ड पे अपना म्यूज़िक प्ले कर रहा है, लेकिन उसको कोई भी प्रॉपर ट्यून बनाने के लिए उसको बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे म्यूज़िक के उनकी भी ज़रूरत होगी, फ्लूट होगा, गिटार होगा, पियानो होगा, तो वो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू हैव यूज दोज थिंग्स एज वेल। But some of you are joining the meeting very late. I have asked you to be here in time. ऑनलाइन 5 मिनट्स पहले हुआ करें प्लीज़। ओके, सिंथेसाइजिंग, ठीक है, तो उसने कोई भी ट्यून बनाने के लिए ही विल डेफिनेटली नीड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, एक ट्यून बनाने के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होगी। द पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ एकेडमिक सिंथेसिस इज टू ब्लेंड इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स इनटू अ न्यू डॉक्यूमेंट, कि जो डिफरेंट किस्म के आपको फॉर इंस्टेंस डिफरेंट किस्म के आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं, आप उनको कंबाइन करके एक न्यू डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करेंगे, जो नई चीज़ लिखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसाइजिंग। और जो आप पैराग्राफ की सिंथेसिस करते हैं, तो मेन पॉइंट्स जो हैं डिफरेंट जो जगहों से आप लेके उसको एक पॉइंट पे एक पैराग्राफ में जब लिंक करके लिख देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंथेसाइजिस ऑफ द डॉक्यूमेंट। देन इज एवेल्युएशन ऑफ पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स कह लें या पीस ऑफ टेक्स्ट कह रहे हैं, एवेल्युएशन क्या है, यू हैव टू सी कि हु इज़, कि उसमें उस पैराग्राफ में उस या उस पीस ऑफ टेक्स्ट में जो है क्या बात हो रही है, एवेल्युएशन आपने ये देखना, एवेल्युएट करना है उसको फाइनली, व्हाट इज़ बीइंग एवेल्युएटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सुपरवाइज़र जो है एक जॉब पे, फॉर इंस्टेंस एक बॉस है, ठीक है, वो जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जज करेगा, उसके लिए उसके डिफरेंट कंपनी गोल्स होते हैं, उन गोल्स की बेसिस पे वो जज करता है, ठीक है। वो देखता है कि कौन किस तरह का काम कर रहा है, कौन लेज़ी है, कौन प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करता है, कौन नहीं करता है, ठीक है। उसे देखना है, उसका पर्पस क्या होता है वैल्यूएशन का, ये देखना होता है कि कोई भी उसका एम्प्लॉई जो है वो कितना उसको जज करता है वो, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है अपनी जॉब पर, ठीक है। एकेडमिक एवेल्युएशन जो होती है, जो आपको दी जाती है करने के लिए, इट कम्युनिकेट्स योर ओपिनियन एंड इट्स जस्टिफिकेशन अबाउट डॉक्यूमेंट और अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कि बेसिकली आपका ओपिनियन क्या है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कि आप जब उसको पढ़ लेंगे किसी पीस ऑफ टेक्स्ट को, तो आप अपना ओपिनियन देते हैं कि आप इसमें बेसिकली आपको कैसा लगा ये टेक्स्ट, ठीक है, आप एवेलुएट कर रहे हैं। जब हम फॉर एग्जांपल एग्जाम्स में तो एवेलुएशन कहते हैं ना, एग्जाम्स में एवेलुएट किया जाता है कि आपने कैसा लिखा, आपने सही लिखा या गलत लिखा। इसी तरह से एकेडमिक पीस ऑफ टेक्स्ट में भी एवेलुएशन होती है कि हाउ डिड यू फाइंड इट, कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। एवेलुएशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रीडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, योर प्रायर नॉलेज, योर प्रायर एक्सपीरियंस, कि आपका मतलब इसमें एवेलुएशन डिपेंड करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि आपकी उस डॉक्यूमेंट को आपने पढ़ा, आपको उसके बारे में पहले से नॉलेज था कि नहीं, कोई एक्सपीरियंस था कि नहीं, वो आपको सही लगा, कैसा लगा, ठीक है। आप अपनी रीजंस देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं उस पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। एवेल्युएशन जो होती है, दिस इज द वे यू एवेलुएट सर्टन पीस ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। दे आर सर्टन एक्सरसाइजेज गिवन, बेटा आप वो पढ़ेंगे और इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड ऑल दीज concepts or not. Okay, then comes the identifying the audience. Okay, you have to identify your audience. For example, you are about to give a presentation. ठीक है, अब आपने प्रेजेंटेशन देनी है एक किसी बिजनेस उस पर आप दे रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो यू हैव
टू सी कि आपके प्रेजेंटेशन को सुनने वाला कौन है, ऑडियंस कौन है आपकी प्रेजेंटेशन की, और उसको ऑडियंस को देखते हुए आप डिसीजंस जो है अपने लेंगे। अगर आपके जो ऑडियंस है, आप एक बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपकी प्रेजेंटेशन फॉर्मल एनवायरनमेंट में हो रही है और बिजनेसमैन ही आपके जो हैं ऑडियंस है, तो आपका एक डिफरेंट एटीट्यूड होगा। आप डिफरेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे। आपको पता होगा, पहले ऑडियंस के बारे में आप देखेंगे कि वो ऑडियंस, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। आप प्रॉपर अपना ड्रेसअप उस तरह से होंगे, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप जो है उन एग्जेक्टिव्स को आप दे रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो आपने देखना है कि आर दे विल दे अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट। आप अपने क्वेश्चन आंसर उसी तरह के प्रिपेयर करेंगे। अब आप वही प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो आपने व्हाट विल यू डू, यू आर नॉट गोइंग टू रिक्वायर डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स। आप जो है थोड़े से इनफॉर्मल कैजुअल होंगे। आप मतलब बहुत इनफॉर्मली जाएंगे, अपनी लुक को भी कैजुअल रखेंगे। आप बहुत ईजी करेंगे चीज़ों को, ताकि बच्चों को जो है वो चीज़ें समझ आ सकें, बच्चों को जो है उसमें प्रॉब्लम ना हो समझने में, कि एग्जेक्टिव्स तो उस बात को समझ सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं समझ सकते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वर्ड्स की सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी आपकी ऐसी होगी कि बच्चे उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। ये दो ऑडियंस, ये दो सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं। इसी तरह से जब आप कुछ लिख रहे होते हैं राइटिंग में, तब भी आपने ये देखना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है अपने रीडर्स को, क्योंकि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इंटरेस्ट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके रीडर्स की। आपने उन रीडर्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने डिसीजन लेना है कि आपने किस तरह का लिखना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग योर ऑडियंस। देर इज एग्जाम्पल गिवन ओवर हेयर, एग्जाम्पल ए एंड एग्जाम्पल बी के आप अपने अगर पेरेंट्स को कुछ लिखते हैं तो आप किस तरह से लिखते हैं, आप बड़े फॉर्मल सीरियस टोन में बात करेंगे। बट अगर अपनी फ्रेंड को आप लिखते हैं तो अपने फ्रेंड को आप जो है बहुत इनफॉर्मल स्टाइल में जो है उसको कन्वे करते हैं कोई भी बात, ठीक है। अपने आइडेंटिफाई ऑडियंस के बारे में जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपने देखना है कि आपके रीडर्स, आपके टेक्स्ट को पढ़ने वाले लोग कौन हैं। तो इसमें बेसिकली 5 चीज़ें देखी जाती हैं: डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, प्रायर नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशन। 4 जो है इसमें फैक्टर्स होते हैं दैट काउंट। डेमोग्राफिक्स क्या होता है कि आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आप जिस पे लिख रहे हैं, जो टॉपिक पे, वो कितनी एज तक के लोगों ने पढ़ना है, बच्चे पढ़ रहे हैं या एडल्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनकी एथनिसिटी क्या है, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, उनके रिलीजियस बिलीव्स किस तरह के हैं, कि वो किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं। समटाइम जेंडर भी देखते हैं कि गर्ल्स के बारे में लिख रहे हैं आप, गर्ल्स को ने पढ़ना है या बॉयज़ ने पढ़ना है इस चीज़ को, ठीक है। अपने टॉपिक और असाइनमेंट्स आप उस तरह से ही अपने मोल्ड करेंगे, लिखेंगे, जब आपको अपने ऑडियंस का पता होगा कि किस तरह के ऑडियंस है। फिर आप एजुकेशन देखेंगे कि लेवल क्या है, स्कूलिंग लेवल पे आप लिख रहे हैं, बच्चों के लिए लिख रहे हैं, या फिर डॉक्टरेट लेवल पे, कि पीएचडी लेवल पे लिख रहे हैं, कि वो पीएचडी लोगों ने पढ़ना है। डेफिनेटली जब आप हायर लेवल पे लिखेंगे तो आपका स्टाइल डिफरेंट होगा, बहुत ज़्यादा फॉर्मल होगा, ठीक है, एलिवेटेड होगा। लेकिन अब जब आप लोअर लेवल के बच्चों के लिए लिखेंगे तो आपका स्टाइल बहुत इनफॉर्मल होगा और बहुत ही ईजी टू डूइंग होगा। फिर आपने चेक करना होता है कि आपके ऑडियंस का प्रायर नॉलेज, पहले से नॉलेज है उनको इस टॉपिक के बारे में, या आपने हर चीज़ उन्हें बतानी है, या आपने डिसाइड करनी है पहले कि कौन सी टर्म्स आपने उनको बतानी है, किस तरह से कहेंगे कि उनका नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो उस पर्टिकुलर टॉपिक या पीस ऑफ राइटिंग के बारे में जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके बारे में एजम्पशन आपने ऑलरेडी बना लेनी है कि अगर आपको कुछ फॉर इंस्टेंस आप अगर डॉक्टरेट यानी कि हायर लेवल के लोगों के लिए लिख रहे हैं, हायर नॉलेज है जिनके पास, तो उनके लिए आप अगर कुछ इस तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि उनको पता है इन वर्ड्स का। लेकिन बच्चों के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि बच्चों को नहीं पता, तो आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। देन इज एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर रीडर्स, ठीक है। रीडर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके असाइनमेंट से या आपकी पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटर से। आप उसके लिए फिर क्या करते हैं, आप उसमें हमेशा ये ख्याल करते हैं आपकी ग्रामर जो है करेक्ट हो, आपका फॉर्मेटिंग का स्टाइल बिल्कुल ठीक हो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रीडर जो है आपको कभी भी राइटिंग में जो है आपकी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। उस असाइनमेंट्स में कि जो कंटेंट बेस्ड है उसमें जो है एक्सपेक्टेशन जो है आपकी रीडर्स की, आपको उनको फुलफिल करना होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रीडर्स, ठीक है। आप यूजुअली एक चार्ट बना सकते हैं, उस चार्ट में आप सारी चीज़ें लिख लें, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, प्रायर नॉलेज, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। उसमें आप लिख लें, तमाम चीज़ें मेंशन कर लें, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ईजी हो जाएगा
अपने स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी अपने रीडर्स के लिए कुछ भी लिखना। ओके बेटा, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, तो यू कैन आस्क मी। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। थैंक यू सो मच।